Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about modernist writer William Empson, who is also known as Sir William Empson. His lifespan was 1906 to 1984. He influenced from John Donne and he wrote many metaphysical poetries, and he was modern critic and poet known for his immense influence on 20th century literary criticism and for rational metaphysical poetry. इट मीन्स कि जो 20th सेंचुरी में लिटरेरी क्रिटिसिज्म चल रही थी उस पर इनके रैशनल मेटाफिजिकल पोइट्री का बहुत इन्फ्लुएंस रहा. And he born on 27 September 1906 in Harvard, Yorkshire, England, and he died on 15th April 1984 in London, England. उनका एम था कि हमें पोइट्री में से राइट वर्ड्स का मीनिंग निकाल कर ही उसको आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि पोइट्री में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं जिनके कि बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. तो हम उन वर्ड्स के मीनिंग्स निकाल कर पोइट्री को और अच्छे से समझ सकते हैं, लाइक अल्टरनेट मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग और साइमल्टेनियस मीनिंग. तो हम पोइट्री में उसके काफ़ी सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं, एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वर्ड लिखा है डेजर्ट, तो डेजर्ट एक स्वीट डिश भी होती है और एक हॉट प्लेस, ड्राई प्लेस को भी डेजर्ट बोलते हैं. तो अगर कोई बोल रहा है देयर इज़ अ डेजर्ट, तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो स्वीट डिश की बात कर रहा है या हॉट प्लेस की बात कर रहा है. तो इस तरह से पोइट्री में बहुत सारे एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं. एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर. तो उन्होंने एक वर्क लिखा था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, जो कि उनका बहुत ही फेमस वर्क रहा था और बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसकी प्रेज भी की थी. उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, मिल्टन्स गॉड, कलेक्टेड पोइम्स एंड द गैदरिंग पोइम्स. उनका बहुत ही फेमस एंड इम्पॉर्टेंट वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी 1953 में पब्लिश हुआ था. इन इट एम्सन जस्टिफाई अ वर्क टू बी एम्बिगुअस. तो एम्सन ने कहा था कि जो पोइट्री के वर्ड्स होते हैं वो हमेशा एम्बिगुअस होते हैं, उसमें से हम कई सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बस अंडरस्टैंड करके उसका राइट मीनिंग अंडरस्टैंड करके ही पोइट्री को समझे, बट हम एक वर्ड से बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं. इसका फुल टाइटल है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, अ स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश वर्ड्स. तो ये आपको इसका फुल टाइटल एग्जाम में पूछा जा सकता है. It was published in 1930 and revised in 1947 and 1953. तो इसको रिवाइज्ड किया गया था 1947 और 1953 में. And the book was influenced as one of the foundation of the school of literary theory known as New Criticism. तो जो न्यू क्रिटिसिज्म की लिटरेरी थ्योरी थी, जो न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर्स थे, उन्होंने विलियम एम्सन के इस वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेज किया था. तो विलियम एम्सन ने इस बुक में कहा था कि पोइट्री को अच्छे से समझने के लिए रीडर्स को पोइट्री के टेक्स्ट की जो लिंग्विस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आइसोलेट करके समझना चाहिए. हमें सिर्फ उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ही नहीं समझना, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे एम्बिगुअस वर्ड्स होते हैं जिनके के अलग अलग मीनिंग्स निकल सकते हैं. तो हमें उनके डिफरेंट टाइप्स से मीनिंग निकाल कर उस पोइट्री को अच्छे से समझना चाहिए. नेक्स्ट वर्क था उनका मिल्टन्स गॉड, जो कि 1961 में पब्लिश हुआ था और इसमें उन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज किया था. तो इसमें एक तरह से उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अटैक किया था और जो मिल्टन का गॉड है उसको बताया था कि जो मिल्टन है वो गॉड के जो वेज हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है. जैसे कि गॉड का मैन को पनिशमेंट देने का वे है, उसको जो मिल्टन है वो जस्टिफाई कर रहा है. तो इस तरह से एम्सन ने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज़ किया था. तो एम्सन ने कहा कि जो हेवन में गॉड है वो एक बैड गॉड है, और उसने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारी लिस्ट, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स की लिस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ जिसमें कि ये पता चलता है जैसे कि जो गॉड है वो एक बैड गॉड है और वो हेवन में बहुत ही बुरे तरीके से रूल कर रहा है. जैसे कि उसने कहा कि जब गॉड ने खुद हेवन को बनाया तो 1/3 पॉपुलेशन जो कि हेवन में रहती थी उन्होंने गॉड के खिलाफ रेबल्स कर दिया अगेंस्ट गॉड, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है.
एंड जो गॉड ने हेवन बनाया है उसमें जो सैटन है और उसके साथ जो अदर डेविल्स हैं वो ऑब्सिक्यूसली एंड स्लैविशली वर्शिप कर रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर से वर्शिप कर रहे हैं, पर सीक्रेटली वो उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उसको गॉड को थ्रोन से उतार कर खुद रूल करना चाहते हैं। नेक्स्ट वर्क था उनका द फेस ऑफ द बुद्धा, जो कि उन्होंने 1931 में लिखना स्टार्ट किया था और इसको पब्लिश करवाया था उन्होंने 2016 में। तो इसमें जो एम्सन है वो एंशियंट जापान में जो बुद्धिस्ट के स्कल्पचर बने हुए हैं, उनकी जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इसी तरह के स्कल्पचर्स को ढूंढने के लिए, उसकी सर्च के लिए वो कोरिया, चाइना, कंबोडिया, बर्मा, इंडिया और साइलोन में गए थे, एज वेल एज इन द ग्रेट म्यूज़ियम ऑफ द वेस्ट। तो उन्होंने इन जगह पे जाके इन स्कल्पचर को ढूंढा था और इस बुक में उन्होंने अपने ट्रैवल्स के दौरान जो भी उन्होंने आर्टवर्क और कल्चर से रिलेटेड जो भी उनके रिकॉर्ड्स थे उनको प्रोवाइड किया है इस बुक में। और इसमें उन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट के एक्सपेरिमेंट थ्योरीज को भी प्रेजेंट किया है एंड इट ऑल्सो कास्ट इम्पॉर्टेंट न्यू लाइट ऑन एम्सन्स अदर वर्क्स। अगर हम उनकी पोइम्स की बात करें तो हिज पोइम्स आर वेरी क्लेवर, ड्राई एंड टेक्निकली वर्चुअस एंड नॉट wholly dissimilar to his critical works, and he highly regarded for his metaphysical poetry like John Donne in his works। और उन्होंने बहुत थोड़ी सी पोइम्स लिखी थी और उन्होंने 1940 में अपनी पोइम्स को पब्लिश करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उनके कुछ अदर वर्क्स हैं, द रॉयल बीस्ट एंड अदर वर्क्स। This book has non-fictional work, fables and poems. Faustus and the Censor. It is a critical study of Christopher Marlowe's Dr. Faustus, Essay on Shakespeare, Essay on Renaissance Literature, Volume 1, Donne and the New Philosophy, and he was also an important scholar of the metaphysical poets like John Donne and Andrew Marvell. Essay on Renaissance Literature, Volume 2, The Drama, Argufying, Essay on Literature and Culture, The Strength of Shakespeare's Shrew, Essay, Memories and Interviews. Before his death, Hampson was knighted by Queen Elizabeth. His most lasting legacy will likely be as a critic. So this is all about William Hampson. If you like my video, please subscribe my channel. Have a nice day.